फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर बहुत ही खास प्रोग्राम जिसका नाम ही खास है लेकर आपके लिए आ गई हूं। प्रोग्राम का नाम है खास मुलाकात और आज की हमारी खास मुलाकात बहुत ही खास शख्सियत के साथ है। आज मैं स्टूडियो में बैठी हूं लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. आनंद जी के साथ, जो कि पीवीएसएम है, एवीएसएम है, एसएम है और वीएसएम है। अब आप अगर आर्म्ड फोर्सेस से हैं या फिर डिफेंस सर्विसेज को जानते हैं तो आप तो इन रैंक्स को भी और साथ के साथ इन अवार्ड्स को समझ जाएंगे। लेकिन हाल ही में इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम इन्हें देंगे। लेकिन साथ के साथ ये प्रोफेसर और डायरेक्टर जनरल है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज से। आज इस खास मुलाकात में हम इनसे इनके जिंदगी के बारे में और साथ के साथ इस खास डेजिग्नेशन के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं करूंगी इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू भावना, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आर्म्ड फोर्सेस में जाना हर किसी के लिए अलग अलग एक कहानी होती है। किसी के जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी सब आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर रहे होते हैं, इसलिए वो ज्वाइन करते हैं। किसी का बचपन से ही गोल होता है कि दे वांट टू बी एन आर्म्ड पर्सन और प्रॉब्ली इनटू द डिफेंस सर्विसेज। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का सपना पूरा कर रहे हैं। सो अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ तो आपने कैसे चूज किया? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने भावना। जैसा आपने कहा, या ये सपना होता है या एक किस्म से इंसान की इच्छा होती है, मंशा होती है कि यही हासिल करना है। मैं भी किसी और चाइल्ड की तरह बचपन में एक एनर्जेटिक और काफ़ी खेलने कूदने वाला, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड और हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला चाइल्ड था। बचपन से मुझे, हम 70s की जनरेशन के हैं, सो 71 वॉर उसी समय ख़त्म हुआ था और इंडिया में डिफेंस फोर्सेस के बारे में सबके मन में बहुत अच्छे विचार थे। सो मैं भी हर एक बच्चे की तरह काफ़ी मोटिवेटेड था कि ये यूनिफॉर्म सर्विसेज में जरूर जाना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल में हमेशा मैं सोचा करता था कि काश मैं भी किसी समय यूनिफॉर्म पहन पाऊंगा। सो मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, मेरी बचपन से इच्छा थी कि यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करूँ और मौका मिला सर्विस करने का देश के लिए। जब हम देश की बात करते हैं, हम हमारे डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं, तो सर एक चीज बड़ी होती है, हर किसी का एक रोल मॉडल या एक मोटिवेशन जरूर होता है। कभी स्कूल में कोई लेक्चर देने आए या फिर कोई एक गेस्ट ऐसे आए या किसी ने एक ऐसी बात कही टीवी पर या फिर हम असल जिंदगी में किसी की एक ऐसी बात होती है जो हमें बड़ा मोटिवेट कर जाती है और हम उसे अपनी जिंदगी का पाथ बना लेते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं, हु हैज बीन द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर इन योर लाइफ? जैसा मैंने कहा, 70s की जनरेशन के हैं हम। 71 वॉर खत्म हुआ, हम स्कूल में होते थे और 77 में मैंने स्कूलिंग खत्म किया। सो देश में एक ऐसा माहौल था जहाँ पे डिफेंस सर्विसेज को बड़े ऊंचे लेवल पे रखा जाता था, देखा जाता था और बहुत इज्जत दी जाती थी। और हम छोटे छोटे बच्चे होते थे उस समय, इतना मीडिया, सोशल मीडिया ये सब नहीं था। एक ऑल इंडिया रेडियो होता था जिसके जरिए आप सुन सकते थे कि देश में क्या हो रहा है, और न्यूज़पेपर होते थे जो प्रिंट मीडिया था। वो यही दो जरिया होते थे जिसके थ्रू आप जानकारी लेते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी उस समय कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे न्यूज़ लिखी जाती थी जी। क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। सो हर एक क्लास में से एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट न्यूज़ खंगाल के लाए और क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पे इम्पोर्टेंट उस दिन की न्यूज़ लिखी जाए जी। और हमारे स्कूल के में एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिस थी कि उनमें से कोई एक खास टॉपिक या न्यूज़ को उठा करके उसके ऊपर चर्चा की जाए। तो क्योंकि युद्ध उसी समय खत्म हुआ था और ये बड़ा हॉट सब्जेक्ट होता था, तो जनरल सैम मानेकशॉ होते थे जो उस समय इंडियन आर्मी के चीफ थे, उनके बारे में बार बार नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता था। सो जिस तरह स्कूल में होता है, क्लास के अंदर चार्ट्स बनाए जाते हैं, फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं। सो हमारी क्लास में भी सैम मानेकशॉ का सबसे ऊपर फोटो लगाया जाता था बार बार जी। सो एक किस्म से सब बच्चे उनको बड़े अच्छे से देखते थे, बड़े इज्जत से देखते थे और काफी मोटिवेट होते थे उनकी यूनिफॉर्म देख करके। सो यदि आप मेरे से पूछना चाहें कि यूनिफॉर्म में सबसे ज्यादा कौन मोटिवेट करता था, तो यस, सैम मानेकशॉ थे जिनको देख करके मोटिवेट होता था मैं।
और सबसे अच्छी बात यह कि जब मैं यूनिफॉर्म में आया तो मुझे मौका मिला जी। उनसे मिलने का, उनके साथ बातचीत करने का। और उस समय मैं मऊ में होता था और वो आए मऊ में, तो मैं खास उनसे मिलने गया रिक्वेस्ट करके, और काफ़ी देर बातचीत करी। और बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी थे वो। उन्होंने कई अच्छी अपने ज़िंदगी के तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सो यस, सैम मानेकशॉ थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हम सबकी जिंदगी में एक मोटिवेशन फैक्टर होता है जो हमें हमारी जिंदगी बदलने में और उसे ट्रांसफॉर्म करने में वाकई एक बहुत बड़ा हाथ निभाता है। सो ऐसे हम सब हैं ऐसे जो अपनी जिंदगी को आगे राह पर लेकर चलते हैं, लेकिन हम उस मोटिवेशन को कभी नहीं भूलते हैं। फिलहाल मैं नहीं भूलने वाली हूँ कि मेरे पास बहुत सारे सवाल है आज के खास मुलाकात के, आज के खास गेस्ट लेने के। सर, अब हम बात करते हैं, आप जब सर्विसेज में आ गए, सो यू वर एन ऑफिसर एंड यू मेड लॉट ऑफ चेंजेस। अगर हम देखें हर तरफ जहां आपकी पोस्टिंग्स हुई, जहां जहां आप स्टेशन थे एज एन ऑफिसर, आपने जब भी कमांड संभाला तो आपने बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस की। मैं चाहूंगी आप हमारे सभी दर्शकों को उसके बारे में बताएं। अब एक ये बड़ा अच्छा दौर था जब हम सेना में आए, यूनिफॉर्म में आए, और आप देखेंगे कि सेना में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जी। और क्योंकि मैं सिग्नल कोर को बिलोंग करता हूं जो कम्युनिकेशन प्रदान करती है सेना में, सो सबसे पहले तो ये कि सेना में आपको बहुत बेहतरीन मौके मिलते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और ज्ञान लेने के लिए। आप जितना चाहें, जो चाहें कर सकते हैं। जी। सो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें खुली छूट है, आप अपना पूरा इनिशिएटिव लेकर के जो करना चाहे कर सकते हैं। तो ये एक चीज जो है जिसके कारण हर एक व्यक्ति को बहुत अवसर मिलते हैं सेना में। दूसरी खास बात सेना में ये है कि मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, युद्ध की प्रणाली में प्रगति, ये बहुत तेजी से हुई है जब हम सेना में रहे। सो कई ऐसे दशक हुए जिनमें हमने देखा कि पुराने सिस्टम्स रीड आउट हुए और नए सिस्टम आए। सो नेचुरली जब नया सिस्टम आता है आपको मौका मिलता है उससे परखने का, जांचने का, लेके आने का, इंट्रोड्यूस करने का, फिर उसको लागू करने का, इस्तेमाल करने का, एक्सप्लॉइट करने का। सो ये जनरेशन जो थी, जो हमारी जनरेशन थी जो सेना से निकली, हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन देखा। हमने जब शुरू किया उस समय जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के सिस्टम्स थे वो सेना में थे, और जब मैं सेना से बाहर निकला हूं तो लेटेस्ट जो सेलुलर सिस्टम्स हैं और डेटा और एनालिटिक्स और क्वांटम, ये सब चीजें सेना में आ गई हैं अभी, और बेहतरीन सिस्टम जो है इंडक्ट कर दिए गए हैं। सो ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने नहीं, ये देश ने और सेना ने एक किस्म से ट्रांसफॉर्मेशन किया। जी। सिर्फ ये है कि जो उस समय मौजूद अधिकारी और सैनिक थे उन्हें मौका मिला इसे एक्सप्लॉइट करने का अपने जनवरी के दौरान। सो हम सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। वाकई जो लोग ये सोचते हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स में अगर आप देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सेना में आज भी हम पुराने किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप 26 जनवरी की परेड देखते हैं सो आपको पता लगेगा हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और हम वाकई अपने देश की आर्म्ड फोर्सेस पे साथ के साथ हमारे डिफेंस सर्विसेज पर हम गर्व कर सकते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी को आप बॉलीवुड की फिल्म्स में और साईफाई फिल्म्स में देखते हैं वो सब कुछ हमारे पास भी अवेलेबल होता है। अगला सवाल बहुत ही अहम है। जितने भी यंगस्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा आजकल अगर आपने देखा होगा ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं, और जो करंट सिनेरियो है वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। सर, आपको क्या लगता है, वाकई ये बहुत इम्पैक्टफुल है? बिल्कुल बहुत इम्पैक्टफुल है। खासकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यंगर जनरेशन के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको यदि नया सीखने की इच्छा है और कुछ करने का जोश है, तो सेना एक बहुत ही अव्वल दर्जे का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप आ सकते हैं। जी। और क्योंकि मैंने 40 साल सेना में सर्विस करी, बहुत करीब से सेना को देखा, बहुत ही उम्दा किस्म के अफसरों के साथ, अहदेदारों के साथ काम किया, बहुत ही उम्दा किस्म की लीडरशिप जो अभी देश में है उसके नीचे काम करने का मौका मिला है। सो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहाँ के अहदेदार, रक्षा मंत्री और ऊपर के अहदेदार प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए और उनके नीचे सब है,
इनसे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, इनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। और जब आप काम करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी, कितना डिसिप्लिन, कितना सिस्टमिक रूप से सेना में काम हो रहा है, और कितना ही आप चाहें सिस्टम को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करने का आपको पूरी छूट दी जाती है जी। सो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर एक व्यक्ति को जिस भी दिशा में वो ग्रो करना चाहे, ग्रो करने की पूरी छूट मिलती है। और जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रमोट करता है सबको कि आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें और उसको इस्तेमाल करें। जैसे आपने ऑनलाइन का सवाल किया, ऑनलाइन बहुत ही बड़े रूप में सेना में भी लागू हो चुका है। दूर दराज इलाकों में हमारे जवान रहते हैं, सो ऑनलाइन फैसिलिटी को हर रूप में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऑनलाइन से ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑनलाइन से अपग्रेडेशन जो हम कहते हैं, किसी को सिखा करके उसकी स्किल सेट इंप्रूव करके और अधिक काबिलियत देना, ये ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन दूर दराज से हर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ता है। जो दूर फील्ड में जवान पोस्टेड होते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, अपने परिवार से रूबरू होते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और परिवार से रूबरू होकर बातचीत करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी और उसका एक्सप्लॉयटेशन, इसका कोई अंत नहीं है जी। यदि आप सेना में आए और कभी किसी के करीब जाके देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि कितना बेहतरीन उसका अडॉप्शन किया गया है। अगर हम एक 9 to 5 की जॉब को देखें, एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक बहुत अच्छी ग्लॉसी से डेजिग्नेशन के साथ, बहुत ही ग्लोरियस डेजिग्नेशन के साथ बैठते हैं, और अगर आप उसे कंपेयर करें हमारे आर्म्ड सर्विस, सबसे पहले तो इसमें देशभक्ति की भावना ओत प्रोत होती है। आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इसके साथ जो एडेड पर्क्स होते हैं उसके बारे में तो मैं आपको बता ही के थक जाऊंगी, क्योंकि शायद ये एक छोटा सा इंटरव्यू भी बहुत ही कम रहेगा ये बताने के लिए कि अगर आप आर्म्ड सर्विसेज में जाते हैं या डिफेंस फोर्सेज में जाते हैं, उसे अपना करियर चूज करते हैं, सो आपको क्या कुछ है। सबसे पहला तो मुझे लगता है सर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिसिप्लिन हमेशा से हमने देखा है कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स में नजर आता है, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, कंप्लीट चेंज है। एनडीए के बाद जब ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं, सो एक अलग पर्सनैलिटी उनकी होती है, और देखकर ही लगता है कि यस, दे आर गोइंग टू लीड द कंट्री नाउ। बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने बताया। एक्चुअली ये एक बड़ा सिस्टमिक चेंज है जो ट्रेनिंग करिकुलम बनाया जाता है, जिसमें एक स्टूडेंट जो स्कूल से निकलता है उसको ट्रेन करके और एक जेंटलमैन बना करके, ओहदेदार बना करके या एक सैनिक बना करके सेना की ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट से अपनी अपनी टुकड़ियों में भेजा जाता है देश की सेवा के लिए। ये जो प्रोसेस होता है अलग अलग किस्म का होता है। एनडीए में 3 साल लगते हैं, उसके बाद आईएमए में 1 साल लगता है। उसी प्रकार जो जवान आते हैं उनके जो स्किल सेट वो अचीव करते हैं, उस हिसाब से उनका ट्रेनिंग का करिकुलम है, वो भी 7, 1.5 साल, 2 साल ऐसे अलग अलग किस्म का होता है। किंतु खास बात यह है कि ये पूरे करिकुलम बड़े साइंटिफिक और सिस्टमिक तरीके से बनाए गए हैं। इसमें जिस तरह आप देखते हैं कई बार दर्शाया जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये एक बड़ा सिस्टमिक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसमें ना कि फिजिकल रोबस्टनेस इंप्रूव होती है, इंडिविजुअल का स्किल सेट इंप्रूव होता है, और इंडिविजुअल का एटीट्यूड, जिंदगी को देखने का जरिया, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये जो ट्रेनिंग का करिकुलम बनाया गया ओवर द इयर्स, इसको रिफाइन किया गया है, और अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि जो ट्रेनिंग करके बाहर निकलते हैं वो एक्चुअली आप उनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअल में किया गया, यदि आपने उस बच्चे को पहले स्कूल में या कॉलेज में देखा हो। तो ये बहुत रिफाइंड प्रोसेस है जिसके थ्रू ओवर द इयर्स उसको बदल बदल के रिफाइन करके इस रूप में लाया गया है कि जो प्रोडक्ट निकले इन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट से वो एक बेहतरीन सैनिक बने और अपना देश की सेवा में लगे और अपनी अपनी टुकड़ियों में जाके काम करे। नेवर से डाई का एटीट्यूड और साथ के साथ जिंदा दिली, ये आपको हर यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की खूबी नजर आएगी, और यही खासियत है जब आप एज सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। सो जिस ट्रांसफॉर्मेशन की सर बात कर रहे थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी पर्सनैलिटी में नजर आता है। सर अब एक सबसे अहम सवाल, आपने पीएचडी की है साइबर सिक्योरिटी में,
और जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं वो आज के करंट सिनेरियो की सबसे बड़ी नीड हो गई है। फिर चाहे हम अपने देश की बात करें या एक इंडिविजुअल की बात करें जो अपना एक मोबाइल फोन लेकर घर से बाहर निकलता है, हर किसी की सिक्योरिटी बहुत बड़ी जरूरत बन रही है। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो क्या हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी हम ऐसे ही हमेशा तत्पर रहते हैं? बड़ा अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि अब दुनिया पूरी साइबर डोमेन में शिफ्ट हो रही है जी। जो कार्य हम फिजिकल डोमेन में पहले किया करते थे, आज से 3-4 साल 5 दशक पहले, वो काम अब साइबर डोमेन में हो रहा है। बैंकिंग ले लीजिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ले लीजिए जी। आपकी बातचीत ले लीजिए, आपके पर्सनल मैसेजेस ले लीजिए, आपकी प्रॉपर्टीज की डिटेल ले लीजिए। कोई भी ऐसे चीजें हों जो फिजिकल पहले कागजों में करी जाती थी, वो सब साइबर में कंप्यूटर पे ट्रांसफॉर्म हो गई। लाजमी है जो गलत काम फिजिकल डोमेन में होते थे वो साइबर डोमेन में आ गए हैं। सो कुछ ऐसी हरकतें साइबर डोमेन में भी होती हैं जिसमें हैकिंग है, जिसमें ट्रोजन्स हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन का चोरी करना है, जिसमें इंफॉर्मेशन को चोरी करके उसे एक्सप्लॉइट करना है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले करके आपके पैसे हासिल करने की कोशिश की जाए। सो जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साइबर डोमेन में ज्यादा से ज्यादा कार्य होगा, वैसे वैसे साइबर थ्रेट बढ़ता जाएगा। ये बड़ा कॉमन सा लाजमी सा सवाल है। यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें जो हमसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और उन्होंने ऑटोमेशन हमसे पहले शुरू किया, जबकि हमने बहुत पकड़ लिया है और जल्दी हम आगे निकल जाएंगे। उन कंट्रीज में अगर हम उनकी हिस्ट्री को ट्रेस करें तो ये जो पाथ है इसमें उन्होंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है कि अलग अलग किस्म की थ्रेट्स आती रही हैं और उनसे लड़ने का, उनको मिटिगेट करने का उन्होंने तरीका इजाद किया है। सो ये बड़ा इवॉल्विंग फील्ड है और जिसमें अब देखा जाए तो पूरी दुनिया जल्द ही डिजिटाइज हो जाएगी। हर एक कार्य हम डिजिटाइज कर देंगे, हर एक चीज हम साइबर डोमेन में जाके करेंगे। नेचुरली उतनी अधिक साइबर डोमेन में थ्रेट बढ़ जाएंगी। सो इसमें बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति साइबर के बारे में जानकारी ले। और मैं ये कहना चाहूंगा कि साइबर डोमेन में 40 से 50% सीख हर एक इंडिविजुअल ने लेनी है। बाकी 40-50% जो है टेक्नोलॉजी ने करना है। जनरली जो गलतियां होती हैं इंडिविजुअल से होती हैं बिकॉज उनको या तो जानकारी नहीं होती, या वो फॉलो नहीं करते सीरियसली, या वो छोटी छोटी त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं जिनका लोग फायदा उठाते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि आपको आजकल मैसेजेस आते हैं कि आपके पास OTP पिन आएगा और आपको किसी और गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की जाती है। कई लोग जल्दबाजी में अपना पिन दे देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि कुछ पैसा बैंक से निकल गया। ये सब ट्रिक्स हैं अलग अलग किस्म की जो साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी रूप से साइबर डोमेन का फायदा उठाने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि 40 से 50% एफर्ट जो है वो इंडिविजुअल को करने की जरूरत है, और जिसमें सबसे पहला एफर्ट यही है कि हर एक इंडिविजुअल को साइबर में काम करने के लिए डूज एंड डोंट्स की जानकारी बहुत आवश्यक है कि क्या करूं क्या ना करूं। क्या करूं मतलब मैंने किस तरह से अपने अकाउंट को ऑपरेट करना है सेलफोन द्वारा, और क्या ना करूं कि बैंक कभी मेरी डिटेल्स नहीं पूछता, बैंक कभी मेरे से OTP नहीं मांगेगा, बैंक कभी मेरे से पूरे अकाउंट्स की जानकारी नहीं लेगा, बैंक कभी मेरे बैलेंसेस नहीं मांगेगा। ऐसी कई चीजें हैं जो बिल्कुल डोंट हैं, ये सबने सीख लेनी है। जैसे ही हर एक आदमी इसको इम्बाइब कर लेगा, सीख लेगा, सो आप देखेंगे कि जो थ्रेट है वो अपने आप कम हो जाएंगी। उसके बाद सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड थ्रेट रह जाएंगी जिसे हर बैंक, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर गवर्नमेंट एजेंसी टेक्नोलॉजी द्वारा पूरा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो थ्रेट ना हो, उस किस्म का कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। सो साइबर एक आपने बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट उठाया, बहुत ही अपकमिंग फील्ड है। और क्योंकि बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी डूज एंड डोंट्स अडॉप्ट करिए, और खासकर डोंट्स अडॉप्ट करिए। और आप जहां भी रह रहे हैं, घर में माता पिता हैं, आस पड़ोसी हैं, कोई गांव में सब्जी वाला है, दुकान वाला है जिसे डोंट्स नहीं मालूम है, आप पढ़े लिखे हैं, आप जाके उससे बताइए कि सर आपने ये चीजें नहीं करनी है, नहीं तो आपका अकाउंट से पैसा जा सकता है। तो एक किस्म से नॉलेज शेयरिंग भी हो जाएगी, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, उस व्यक्ति का भी लाभ होगा। सो साइबर की नॉलेज मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 100% लेनी है और आगे एनवायरनमेंट में अपनी सोसाइटी में पास करनी है।
डेफिनेटली। सो पहले हमें कहा जाता था लुक बिफोर यू लीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। अब बोलने के बारे में सोचना बाद में करना है, लेकिन क्लिक करने से पहले आपको बहुत ध्यान रखना है। थिंक बिफोर यू क्लिक। आप कौन से लिंक पर क्लिक कर रहे हैं और वो लिंक आपको कहाँ लीड कर रहा है, और आप अपनी कौन सी डिटेल्स कहाँ दे रहे हैं, इन चीजों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगर हम सब इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाएं और अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं तो डेफिनेटली इस साइबर थ्रेट से हम सब बच सकते हैं। सर, बहुत सारी बातें आपसे की, आपका बहुत सारा कीमती समय भी लिया, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी दर्शकों को क्या खास मैसेज आप देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच भावना। एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा यंगर जनरेशन को, खासकर कि यदि आप में देश सेवा का जुनून है तो सेना को जरूर ज्वाइन करिए। ये मेरा सिंगल लाइन मैसेज है। देश को आप जैसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेना का कोई भी अंग हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, कोस्ट गार्ड हो, आप इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल निस्वार्थ देश की सेवा कर रहा है। इसमें जो भी व्यक्ति हैं, जो भी ओहदेदार हैं, जो भी सैनिक हैं, वे सब निस्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि इतनी इज्जत, इतना सम्मान इस देश में सैनिकों को मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। आपने न्यूज में देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं फील्ड में जाते हैं, अपने हाथ से सैनिकों को मिठाई खिलाते हैं जी। और यदि कोई सैनिक किसी रूप से घायल हो जाता है तो उसे एयरलिफ्ट से दिल्ली लाया जाता है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव करने के लिए बड़े बड़े ओहदेदार रहते हैं। हर एक किस्म की सुविधा प्रदान की जाती है। और आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली में इंडिया गेट के साथ में एक बहुत बेहतरीन स्मारक बनाई गई, जिसे राष्ट्र को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दिया। एक किस्म से अलग ही माहौल है हमारे देश में, जो बहुत कम दुनिया में देखने को मिलेगा। कुछ एक देश हैं जहां पे इस किस्म का सम्मान सैनिकों को दिया जाता है। तो यदि आप में जुनून है और आप सम्मान के साथ इस देश में जीना चाहते हैं, सो बहुत सी जगहें हैं, मगर उनमें एक जगह खास है जिसे मैं आपको फिर दोहराना चाहूंगा, वो है सेना। उसे आप ज्वाइन करिए। डेफिनेटली। और उन सभी लोगों के लिए भी जो हमेशा ये कहते हैं कि इस देश में बदलाव नहीं हो रहा, सो अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव बनिए। और आप खुद अगर डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं तो ये बदलाव आपको महसूस होने लगेगा और आपको देश एक अलग दिशा से और एक अलग नजर से नजर आने लगेगा। तहे दिल से धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद भावना। थैंक यू सर।